हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी किताब जो हर पेरेंट्स, हर टीचर और हर उस इंसान के लिए है जो बच्चों के साथ डील करता है, चाहे अपने बच्चे हो, भाई बहन हो या स्कूल के स्टूडेंट्स। किताब का नाम है द होल ब्रेन चाइल्ड, जिसे लिखा है डैनियल जे सेगल और टीना पेन-बेसन ने। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, तो सुनिए। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे अचानक रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि कैसे उसे शांत करूं, कैसे उसे समझाऊं। कभी हम चिल्ला देते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी जल्दी से टॉफी या मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि मामला शांत हो जाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों का दिमाग असल में कैसे काम करता है? क्या उनके अंदर कंट्रोल करने की, सोचने की, इमोशन हैंडल करने की ताकत होती है या नहीं? और क्या हम एडल्ट अनजाने में उनकी लर्निंग रोक रहे हैं? द होल ब्रेन चाइल्ड हमें सिखाती है कि बच्चों का दिमाग पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। उनका लॉजिकल पार्ट, उनका प्लानिंग सेंटर, उनकी सेल्फ कंट्रोल, ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा काल्म रहे, समझदारी से बिहेव करे, हम असल में उनसे कुछ मांग रहे होते हैं जो वो उस वक्त नेचुरली कर ही नहीं सकते। इस किताब में आपको मिलेगा 12 सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको सिखाएगी कि कैसे बच्चों के लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और राइट ब्रेन इमोशन को बैलेंस करके उनके अपस्टेयर ब्रेन सोचने वाला हिस्सा को डेवलप करके हम उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और बैलेंस इंसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की टेंट्रम से परेशान हो या बस ये समझना चाहते हो कि बच्चों की इमोशनल दुनिया कैसे चलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं द होल ब्रेन चाइल्ड की जर्नी। चैप्टर 1, बच्चों के दिमाग को समझो। लेखक कहते हैं बच्चों का दिमाग एक इन्वॉल्विंग सिस्टम है, यानी वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। जब हम ये समझते हैं तब हमें पता चलता है कि वो क्यों बार बार टेंट्रम करते हैं या छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं। हमारा काम है उन्हें गाइड करना, ना कि बस डांटना। तो आइए शुरू करते हैं द होल ब्रेन चाइल्ड के पहले चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों का दिमाग समझकर पेरेंटिंग करना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है। लेखक डैनियल और टीना कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग बच्चों को इमोशनल या मेंटल दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जब बच्चा गुस्से में होता है या रो रहा होता है, हम बस उन्हें शांत कराने या कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, जैसे कि हम उसकी फीलिंग को नज़रअंदाज कर रहे हो। हम कहते हैं चुप हो जाओ, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, अभी कोई रोने की बात ही नहीं है। लेकिन लेखक बताते हैं कि बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। एक बच्चे का दिमाग बड़े इंसान के दिमाग जैसा नहीं होता। वो अभी सीख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कैसे संभाले, अपनी बात कैसे कहे, फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करे। वो खुद नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पहला मैसेज ये है, हम बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि वैसे बिहेव करेंगे जैसा एक मैच्योर इंसान करता है, लेकिन उनका दिमाग उस लेवल पर पहुंच ही नहीं है। दिमाग को जानो। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों के दिमाग की स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझ ले तो हम बहुत बेहतर तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं। दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिक, लैंग्वेज और फैक्ट को संभालता है। राइट ब्रेन जो इमोशन, इमेजिनेशन और बॉडी सेंसेशन को संभालता है। जब कोई बच्चा अपसेट होता है तो वो राइट ब्रेन मोड में होता है। उस वक्त हम उसे लेफ्ट ब्रेन वाली बातें, जैसे तुम्हें समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहें
तो वो उससे कनेक्ट नहीं करता। पहले उसे इमोशनली कनेक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा दिमाग को वर्टिकली भी देखा जाता है, लोअर ब्रेन और ऊपर ब्रेन। मज़ेदार बात यह है, बच्चों का ऊपर ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए वो इम्पल्स में रिएक्ट करते हैं, जैसे अचानक चीखना, चीज़ें फेंकना या गुस्से में सब छोड़ देना। तो अगर हम बस पनिश करके या चिल्ला कर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम असल में उस लर्निंग प्रोसेस को रोक रहे होते हैं। हमें पेशेंट रखना होता है ताकि उनका अपर ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सके। पेरेंटिंग में बदलाव कैसे लाएं? चैप्टर 1 का मेन मैसेज है बच्चों के दिमाग को समझकर पेरेंटिंग करना। जब बच्चा अपसेट हो, पहले कनेक्शन बनाओ। मैं देख रहा हूँ, तुमको दुख हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे उसे क्लैम करके सिखाओ कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार उनके टेंट्रम को टॉलरेट करें, बल्कि हमें उन्हें जेंटली गाइड करना है। हम उन्हें सिखाते हैं कि वो अपने फीलिंग्स और एक्शन को खुद कंट्रोल करना सीखे। चैप्टर 1 हमें याद दिलाता है कि पेरेंटिंग सिर्फ रूल और डिसिप्लिन देने का नाम नहीं है। असली काम है बच्चों को डेवलपिंग ब्रेन को समझकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करना। चैप्टर 2 टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन। आज हम बात कर रहे हैं द होल ब्रेन चाइल्ड के दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन, लेफ्ट ब्रेन वियस राइट ब्रेन। हम सब के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, प्रैक्टिकल, फैक्ट बेस्ड हिस्सा, और राइट ब्रेन इमोशनल, क्रिएटिव, फीलिंग्स बेस्ड हिस्सा। लेफ्ट ब्रेन कहता है समझदारी से सोचो, सही गलत देखो, प्लान बनाओ, और राइट ब्रेन कहता है मुझे दुख हो रहा है, मैं खुश हूँ, मुझे डर लग रहा है। बच्चों के साथ अक्सर क्या होता है, जब वो अपसेट होते हैं, हर्ट होते हैं या नाराज होते हैं, तो उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, यानी वो फील कर रहे होते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स या बड़े लोग उस वक्त उनके लेफ्ट ब्रेन की बातें करने लगते हैं, जैसे अरे ये तो छोटी बात है, तुम्हें समझना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उस वक्त बच्चा लॉजिक सुनना नहीं चाहता, उसे चाहिए कि हम उसके इमोशनल को एक्नॉलेज करें, यानी हाँ तुम्हें सच में दुख हुआ, मुझे पता है। स्टेप 1 कनेक्ट फिर रिडायरेक्ट। लेखक कहते हैं सबसे पहले हमें बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए। जब बच्चा रो रहा हो, गुस्से में हो या डर गया हो, पहले उसकी फीलिंग वैलिडेट करो। हाँ तुम्हें डर लगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तब रिडायरेक्ट करो, यानी उसे समझाओ, सिखाओ या समाधान खोजो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा गिर कर रोने लगा और हम तुरंत कहे अरे कुछ नहीं हुआ, तो वो और फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन अगर हम कहे ओ तुम्हें दर्द हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक कर देते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें, देखो धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि दोबारा ना गिरे। स्टेप 2 स्टोरी टेलिंग पावर। एक और शानदार तरीका है स्टोरी टेलिंग। बच्चों को स्टोरी सुनना या उससे कहलवाना कि क्या हुआ था, उसके लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ने में मदद करता है। जब बच्चा कोई स्कैरी या अपसेटिंग एक्सपीरियंस फेस करता है, तो उसे बोलने का मौका दो। उससे पूछो फिर क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगा। उससे उसका दिमाग दोनों हिस्सों को बैलेंस करना सीखता है। क्यों ज़रूरी है दोनों दिमाग का कनेक्शन? अगर बच्चा सिर्फ इमोशन में ही डूबा रहेगा तो वो ओवर रिएक्ट करेगा। अगर बच्चा सिर्फ लॉजिक में ही फंसा रहेगा तो वो अपने इमोशन को सप्रेस करेगा। हमें दोनों के बीच पुल ब्रिज बनाना है ताकि बच्चा बैलेंस सीखे, वो अपने फीलिंग को समझे और लॉजिकल तरीके से हैंडल करना भी सीखे।
पेरेंटिंग टिप्स फ्रॉम चैप्टर 2। जब बच्चा अपसेट हो, पहले उसे कंफर्ट दो, फिर समझाओ। स्टोरीज और कन्वर्सेशन से उसे हेल्प करो कि वो अपने इमोशन को ओढ़ में डाल सके। खुद भी अवेयर रहो। जब तुम अपने बच्चे से बात कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ लॉजिक पर फोकस कर रहे हो या उसके इमोशन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। चैप्टर 3, ऊपर का दिमाग बियास नीचे का दिमाग। आज हम बात करेंगे द होल ब्रेन चाइल्ड के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है अपस्टेयर ब्रेन एंड डाउनस्टेयर ब्रेन। शायद आपने ये शब्द पहले कई बार सुने हो, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि बच्चों के दिमाग के ये दो हिस्से क्या होते हैं और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। डाउनस्टेयर ब्रेन क्या है? डाउनस्टेयर ब्रेन यानी नीचा दिमाग हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा पुराना और बेसिक फंक्शन संभालता है। इसमें शामिल है बेसिक सर्वाइवर जैसे डर, गुस्सा, लड़ाई या भागने की प्रवृत्ति, इमोशन जैसे खुशी, डर, गुस्सा, बॉडी फंक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग आदि। बच्चों में ये हिस्सा बहुत एक्टिव होता है क्योंकि ये उनकी सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अपस्टेयर ब्रेन क्या है? अपस्टेयर ब्रेन यानी ऊपर वाला दिमाग हमारा रीजनेबल सेंटर है। यहाँ होती है सोचने समझने की क्षमता, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशन रेगुलेशन। यानी ये हिस्सा हमें बताता है कि हमें कब शांत रहना चाहिए, कब सोच समझकर काम लेना चाहिए। अभी तक बच्चों का अपस्टेयर ब्रेन पूरी तरह विकसित नहीं होता। एक बच्चे का अपस्टेयर ब्रेन जो नियंत्रण और सोच से जुड़ा है अभी पूरा विकसित नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जैसे अचानक चीखना, चीज़ें फेंकना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उनका अपस्टेयर ब्रेन अभी पूरी तरह से फंक्शनिंग मोड में नहीं आया। डाउनस्टेयर ब्रेन जब ज़्यादा एक्टिव हो तो क्या करें? जब बच्चा गुस्से में होता है या डर जाता है तो उसका डाउनस्टेयर ब्रेन डोमिनेट हो जाता है। ऐसे में बच्चा सोचने समझने के बजाय अपने इमोशन और इंस्टिंक्ट के हिसाब से रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा डर गया हो वो चिल्लाएगा या भागेगा, अगर गुस्सा आया है वो चीखेगा या चीज़ें तोड़ेगा। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमें बच्चों के अपस्टेयर ब्रेन और डाउनस्टेयर ब्रेन के बीच कनेक्शन बनाना है। यानी हमें उन्हें सिखाना है कि जब इमोशन बहुत ज़्यादा हो तो भी वो कैसे अपने ऊपर वाले ब्रेन से कंट्रोल करे। अब सवाल आता है, कैसे करें एक कनेक्शन? तो सुनिए, जब बच्चा अपसेट हो सबसे पहले उसके डाउनस्टेयर ब्रेन से जुड़ो, मतलब उसकी फीलिंग को समझो, उसे प्यार दो और आराम दो। उसके बाद धीरे धीरे उसका अपस्टेयर ब्रेन एक्टिव करो, यानी उसे सोचने, शांत होने और समस्या का समाधान करने में मदद करो। उदाहरण के रूप में, जब बच्चा गुस्सा हो तो उसे गले लगाओ या कहो, मैं समझता हूँ तुम गुस्से में हो। ये डाउनस्टेयर ब्रेन को स्मूथ करता है। फिर जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तब उससे बात करो कि कैसे वो नेक्स्ट टाइम अपने फीलिंग को हैंडल कर सकता है। पेरेंटिंग टिप्स ये है इस चैप्टर में कि बच्चों को तुरंत समझाओ या डांटो मत। जब वो गुस्सा कर रहे हो पहले कनेक्शन बनाओ, उनके डाउनस्टेयर ब्रेन को शोध करो, प्यार, शांति, गले लगाना, शांत आवाज़ से। फिर धीरे धीरे उनका अपस्टेयर ब्रेन एक्टिव करो, उन्हें बात करने दो, सोचने दो, समस्याओं को समझने दो। तो दोस्तों, चैप्टर 3 कहता है, जब हम बच्चों के अंदर के वो दो दिमाग अपस्टेयर और डाउनस्टेयर के बीच पुल बनाते हैं, तब हम उन्हें इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रूप से बैलेंस इंसान बना पाते हैं। अगर चैप्टर 4, एंगेज डोंट एनरेज, बच्चों को गुस्सा दिलाओ मत बल्कि जुड़ो।
ये चैप्टर बताता है कि जब बच्चा गुस्से या परेशान होते हैं तो पेरेंट्स का क्या रवैया होना चाहिए ताकि बच्चे का दिमाग सही तरीके से काम करे और बच्चा जल्दी शांत हो जाए। गुस्सा दिलाना मतलब जब बच्चा अपसेट होता है तो अगर पेरेंट्स भी गुस्से में आकर जोर से चिल्लाने लगे या बच्चे को डांटने लगे तो ये बच्चे के अपस्टेट ब्रेन यानी सोचने वाले हिस्से को बंद कर देता है। इस स्थिति में बच्चा केवल अपने अपस्टेट ब्रेन यानी बेसिक इमोशन और इम्पल्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। वो और ज़्यादा गुस्सा या डर सकता है। मतलब ये कि जब हम बच्चों को चिल्लाते हैं या डांटते हैं तो हम उनकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा जिद्दी या डरपोक हो जाते हैं। इंगेज का मतलब है बच्चे से इमोशनली जुड़ना, उनका दुख, गुस्सा या डर समझना, उन्हें सुनना और प्यार देना। जब हम बच्चे से प्यार और समझदारी से जुड़ते हैं तो उनका दिमाग खासकर अपस्टेट ब्रेन एक्टिव होता है, जिससे वो सोचने लगते हैं, अपने इमोशन को समझने लगते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे करें एंगेज। नंबर 1, शांत और प्यार भरे शब्दों से बात करें। जब बच्चा अपसेट हो तो उसे गले लगाओ, प्यार दो और कहो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। नंबर 2, सुनो और समझो। बच्चे को बोलने दो, फिर उसे क्या हुआ, क्यों वो गुस्सा है या दुखी है। नंबर 3, अपने आप को कंट्रोल करो। पेरेंट्स को भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना होता है ताकि बच्चे को अच्छा रोल मॉडल मिले। नंबर 4, समाधान की तरफ बढ़ो। बच्चे को बताओ कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है। अब सवाल इंगेज करने से क्या फ़ायदा होता है। बच्चे का अपस्टेट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, यानी वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे को लगता है कि उसे समझा गया है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे टेंट्रम और बुरा व्यवहार कम करते हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपका बच्चा गुस्से में है और कुछ तोड़ रहा है तो आपको तुरंत चिल्लाने की बजाय उसे गले लगाए और कहे, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन हम चीज़ें तोड़ कर बात नहीं करते। फिर शांत होकर उससे बात करें कि अगली बार गुस्सा आने पर वो क्या कर सकता है, जैसे गहरी सांस लेना या मुझसे बात करना। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि जब बच्चा अपसेट हो तो उसे और गुस्सा दिलाना सही नहीं है। हमें उससे जुड़ना है, प्यार देना है और समझना है। इस तरह से हम बच्चे के दिमाग के सोचने वाले हिस्से को सक्रिय करते हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने भावनाओं को नियंत्रण कर पाते हैं। चैप्टर 5, नाम दो ताकि काबू पाओ। भावनाओं को नाम देना क्यों ज़रूरी है। जब बच्चे या बड़े गुस्से, डर या तनाव में होते हैं तो उनका दिमाग असमंजन में होता है। इमोशन बाढ़ की तरह दिमाग में आ जाते हैं और हम खुद को या अपने बच्चे को नियंत्रण नहीं कर पाते। इस स्थिति में अगर हम अपनी या बच्चों की फीलिंग्स को पहचान कर उसका नाम दे दे, जैसे तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम डर रहे हो, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे काम करता है ये तरीका। जब हम इमोशन को वर्बलाइज करते हैं, यानी उन्हें शब्द में बताते हैं, तो ये हमारे दिमाग के राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन की तरफ ब्रिज बनाता है। ये एक तरह से दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। राइट ब्रेन फीलिंग्स और इमोशंस, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और भाषा। इस कनेक्शन से हमारा दिमाग शांत होता है और इमोशन पर कंट्रोल करने लगता है। बच्चों के लिए ये तरीका बहुत कारगर होता है क्योंकि वो अपने इमोशन को समझने में अभी सीख रहे होते हैं। अगर हम बच्चों से कहें, मैं देख सकता हूँ कि तुम डर गए हो, तो बच्चे को लगेगा कि उसकी भावनाओं को समझा गया है। इससे वो ज़्यादा शांत और सुरक्षित महसूस करेगा।
ये थ्योरी पेरेंटिंग में कैसे इस्तेमाल करें। जब बच्चा अपसेट हो, उसे गुस्सा या दुख हो, तो सब पहले उसकी फीलिंग को पहचानो। उससे कहो तुम गुस्सा हो रहे हो या तुम्हें डर लग रहा है। इससे बच्चा महसूस करता है कि उसके इमोशन को स्वीकार किया गया है, जिससे वो खुद को बेटर कंट्रोल कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गिर कर रो रहा है तो आप कह सकते हो, ओ तुम्हें चोट लगी है, तुम दुखी हो रहे हो। इससे बच्चा समझेगा कि उसकी फीलिंग को समझा जा रहा है और वो जल्दी ही शांत हो जाएगा। चैप्टर 6 मूव इट और लॉस इट, चलो या खो दो। ये चैप्टर हमें बताता है कि जब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा, डर या बेचैनी में होता है तो उसका दिमाग उस समय ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसे समय में बच्चे को शांत करने का सबसे आसान और शानदार असरदार तरीका है उसे चलना फिरना, कूदना या खेलना। दिमाग का दो हिस्सा। हमारे दिमाग में दो मुख्य हिस्से होते हैं। डाउनस्टेट ब्रेन जो बेसिक इमोशन और रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब बच्चा अपसेट होता है तो यही हिस्सा डोमिनेट करता है। और अपस्टेट ब्रेन जो सोचने, समझने, निर्णय लेने और भावना को नियंत्रण करने का काम करता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है तो डाउनस्टेट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अपस्टेट ब्रेन शट डाउन जैसे हो जाता है। इस वजह से बच्चा अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता। अब सवाल आता है कि मूवमेंट से कैसे मिलती है मदद। चालू करने का मतलब है शारीरिक गतिविधि। दौड़ना, नाचना, कूदना, खेलना, ये सब दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। मूवमेंट से दिमाग में एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे बच्चे का तनाव कम होता है और दिमाग का अपस्टेट हिस्सा फिर से जागृत हो जाता है। बच्चे की सोचने समझने की क्षमता वापस आ जाती है, जिससे वो बेहतर निर्णय ले पाता है और अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है। पेरेंटिंग टिप्स। जब बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से या चिंता में हो तो उसे रोकने या डांटने की बजाय उसे कहीं खेलने या दौड़ने के लिए बाहर ले जाओ। घर के अंदर भी म्यूजिक बजाकर बच्चे को नाचने या झूमने दो। फिजिकल एक्टिविटी से बच्चा खुद को जल्दी शांत कर लेगा। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा टेंट्रम कर रहा है या बहुत रो रहा है तो उसे पकड़कर समझाने की कोशिश करने के बजाय उसे पार्क में खेलने या दौड़ने के लिए ले जाओ। ऐसा करने से उसका दिमाग खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा और वो जल्दी शांत हो जाएगा। मूव इट और लॉस इट का मतलब है, अगर बच्चा अपसेट है तो उसे कुछ फिजिकल मूवमेंट दो ताकि उसका दिमाग सही से काम कर सके। चलना, कूदना, खेलना दिमाग को रीसेट करने और भावना को नियंत्रण करने का सबसे असरदार तरीका है। अंत में ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि भावनाओं को समझने के साथ साथ उसे नियंत्रण करने के लिए भी फिजिकल मूवमेंट कितनी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस टिप्स को ज़रूर अपनाएं। चैप्टर 7 सेल्फ देखो, महसूस करो और समझो। सेल्फ का मतलब है अनुभूति, छवियाँ, भावनाएं और सोच। सेंसेशन, इमेज, फीलिंग्स एंड थॉट। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम या हमारे बच्चे उलझन में हो या भावनात्मक तनाव महसूस कर रहे हो तो अपने दिमाग और भावनाओं के इन 4 पहलुओं को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ क्या है? सेल्फ एक तरीका है जो हमें अपने भावनाओं को बेहतर समझने और अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में मदद करता है। हम अक्सर जब अपसेट होते हैं तो अपनी भावना को सही से समझ नहीं पाते। शिफ्ट हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे हम अपनी इंटरनल स्टेट को समझें। नंबर 1, सेंसेशन, अनुभूतियाँ। ये हमारे शरीर में महसूस होने वाली फिजिकल चीज़ें होती है, जैसे दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, मांसपेशियाँ
का तनाव या ठंडक गर्मी अपने शरीर की इन संवेदनशील पर ध्यान देना हमें बताता है कि हमारा दिमाग क्या महसूस कर रहा है। नंबर 2, इमेज, छवियाँ। हमारे दिमाग में जो तस्वीर, यादें या कल्पनाएं आती है उन्हें समझना ज़रूरी है। ये इमेज हमें हमारे फियर्स, डिज़ायर और मेमोरीज के बारे में बताते हैं। नंबर 3, फीलिंग्स। अपने अंदर की भावनाओं को पहचाने और उन्हें नाम देना, जैसे मैं गुस्सा हूँ या मुझे डर लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे इमोशन स्थिति को समझने में मदद करता है। हजूर, थॉट, सोच। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जैसे कोई चिंता, उम्मीद या योजना, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे थॉट हमारे फीलिंग्स को प्रभावित करते हैं। शिफ्ट कैसे मदद करता है? जब हम इन 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने दिमाग को बेहतर समझ पाते हैं। इससे हम अपने इमोशंस को कैल में हैंडल कर सकते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शन से बच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बच्चों में शिफ्ट का महत्व। बच्चों को अपनी फीलिंग्स समझाना मुश्किल होता है। पेरेंट्स अगर बच्चों से शिफ्ट के बारे में बात करें तो बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सीखते हैं। इससे बच्चे खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और शांत महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा अपसेट हो तो उससे पूछो, तुम्हारे शरीर में क्या महसूस हो रहा है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई तस्वीर या सोच आ रही है? तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं हैं? तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे सवाल पूछने से बच्चे अपने इंटरनल स्टेट को समझने लगते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि अपने दिमाग और दिल के अंदर क्या हो रहा है उसे जानना और समझना ज़रूरी है। शिफ्ट एक आसान तरीका है जिससे हम और हमारे बच्चे अपनी भावनाओं को पहचान और उसे सही संभाल सकते हैं। चैप्टर 8, रिमेंबर टू रिमेंबर, याद रखना, याद दिलाना। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि याद रखना और स्मृति बनाना हमारे दिमाग के लिए कितनी ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए। ये चैप्टर बताता है कि कैसे बच्चे की याददाश्त को बेहतर बनाने में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिमाग में यादें कैसे बनती है? हमारा दिमाग यादों को तब बनाता है जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या उस पर सोचते हैं। लेकिन बच्चे के दिमाग में यादों का निर्माण अलग ढंग से होता है, क्योंकि उनका दिमाग अभी विकसित दौर पे होता है। इसलिए यादें बनाना और उन्हें बनाए रखना सीखना बच्चों के लिए एक चुनौती हो सकती है। याद रखने में मदद कैसे करें? बच्चों को याददाश्त को मजबूत करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए: अनुभवों को दोहराना और उन्हें सही तरीके से समझाना। जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो उसे बार बार दोहराए, साथ ही उस अनुभव को उसके साथ बात करके समझाए। कहानी सुनाना, चित्रों के साथ चीज़ें जोड़ना और उनके सवाल पूछना याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कहानियाँ बच्चों के लिए याददाश्त बनाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। कहानियाँ बच्चे के दिमाग को जोड़ती है, भावनाओं को जगाती है और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। कहानियों के माध्यम से बच्चे न केवल फैक्ट याद करते हैं बल्कि वो उनकी अंदरूनी दुनिया को भी समझ पाते हैं। पेरेंटिंग टिप्स: अपने बच्चे के साथ दिन भर की घटनाएं पर बात करें। उनसे पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगा या क्या याद है। याददाश्त को मजबूत करने के लिए उनकी बात दोहराएं और उनकी भावना को समझें। परिवार की पुरानी कहानियाँ या यादें साझा करें जिससे बच्चे अपने इतिहास को जाने और जोड़ पाए। याददाश्त न केवल ज्ञान का भंडार है बल्कि ये पहचान, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक संबंध बनाने में भी मदद करती है। जब बच्चे अपनी यादों को सही तरीके से समझते हैं तो वो अपनी पहचान और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। रिमेंबर टू रिमेंबर चैप्टर हमें याद दिलाता है कि स्मृति और याददाश्त को बढ़ाना एक प्रक्रिया है
जिसमें पेरेंट्स की सक्रिय भूमिका होती है। यादें बनाने के लिए बच्चों को प्यार, ध्यान और सही दिशा की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है, बच्चे को सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे सिखाओ कि वो अपने दिमाग और फीलिंग को खुद कैसे संभाले। प्यार, पैशन और अंडरस्टैंडिंग से हम बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपको बच्चों के किस बिहेवियर्स को समझना सबसे मुश्किल लगता है। थैंक यू so much for watching this video. Thank you.